देखते हैं जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है सेकंड पेपर, उसके लिए हमने वीडियो बनाना शुरू किया था। ये उसी कड़ी में ये आधुनिक भारत के इतिहास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या ना किसी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ये क्वेश्चन तो हमने टारगेट करके स्टेट के लिए बना रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन सारे के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, यानी इतिहास के क्वेश्चन है। तो जिस एग्ज़ाम में इतिहास से क्वेश्चन आता है उस एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इतिहास के क्वेश्चन में इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है, यानी आधुनिक भारत के इतिहास से ही एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा जो बीपीएससी की थ्री एग्जाम होने वाला है उसके लिए और अभी जो स्टेट होने वाला है, तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे इस सेट में टोटल 500 क्वेश्चन है, इसको 5 वीडियो में बनाकर इसको ख़त्म किया जाएगा। हमारा प्रयास होगा कि हर सेट में 100 क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो देखा जाए। तो एक्सप्लेनेशन कम होगा, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा होगा। आप तैयारी जहाँ से कर रहे हैं करते रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारे से वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्स ला सापेल ये क्या एक संधि है। 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, कालांतर में 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तीनों कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच होता है अपनी साम्राज्य को विस्तार के लेके और अपनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए। तो पहला कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से लेके 48 तक। दूसरा होता है 1749 से लेके 54 तक, 49 से लेके 54 तक। और तीसरा होता है 1767 से लेके 1769 तक। इसी को क्या कहा जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। ये तीनों संधि या तीनों युद्ध किसी न किसी संधि के तहत समाप्त हुई। इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है ए पा पे। ए से हो जाएगा एप्ला, एक्स ला सापेल की संधि, पास हो जाएगा पांडिचेरी की संधि और पी से हो जाएगा पेरिस की संधि। यानी पहला कर्नाटक युद्ध एक्स ला सापेल की संधि के तहत समाप्त होगा, दूसरा पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त होगा और तीसरा पेरिस की संधि के तहत समाप्त होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्स ला सापेल संधि के तहत, बिल्कुल सही। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी सही है। यानी ये दोनों के दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार थे। कौन थे? ये हो जाते हैं सतीश चंद्र। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा। तो अकबर द्वितीय को जो उस समय पेंशन मिलता था, उस पेंशन से अकबर द्वितीय को गुजारा नहीं होता था। तो ये चाहता था कि इसकी पेंशन ब्रिटेन सरकार बढ़ाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, लोगों से चंदा लेके राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा ताकि वो जाके ब्रिटेन के राज के शक्ति में जो रहे राजा या रानी थे उनसे बात करके इसकी क्या करने की पेंशन बढ़ाए। और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को क्या किया, राजा की उपाधि दिया। उनको राजा कह के भेजा कि आप जाइए और ब्रिटेन शासक से बात करिए और हमारी पेंशन को बढ़वाइए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था। तो सबसे कम इसमें किसका था, तो देखते हैं बहादुर शाह का कार्यकाल हो जाता है 1707 से लेके इसका हो जाता है 12 तक। और इसका हो जाता है 1719 से लेकर 48 तक। अहमद शाह का कार्यकाल हो जाता है 1748 से लेके 54 तक। और इसका हो जाता है 1707 से लेके 12 तक। और जहांदार शाह का होता है 1712 से लेके 13 तक। और मोहम्मद शाह का हो जाता है 19 से लेके 48 तक। इसमें इन ऑप्शनों में सबसे छोटा कार्यकाल 12 से 13 यानी 1712 से 13 तक जहांदार शाह का था। आगे देखते हैं बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो पुर्तगालियों द्वारा कोठी कहाँ बनाया गया था, तो ये हुगली में बनाया गया था। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कलिकट में स्वागत किया था। जब वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा, 1498 में जब भारत पहुंचा तो रास्ते में इसको अब्दुल मजीद, ये भी क्वेश्चन आता है, रास्ते में इसको किसने मदद की। तो अब्दुल मजीद नाम का एक व्यापारी था
जो इसको रास्ते बताने में क्या करता है, मदद करता है। जब 1498 में वास्को डी गामा केरल के कलिकट बंदरगाह पे पहुंचता है तो वहाँ का शासक कौन था, राजा जम्मेरिन था, जिसने इसका क्या किया, स्वागत किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया। तो सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली आए हैं, तो सबसे पहले पुर्तगाली क्या करेंगे, व्यापारिक संबंध प्रारंभ करेंगे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक पूछे तो अल्बुकर्क हो जाता है, और सबसे पहले संस्थापक पूछे तो अल्मेडा, ठीक है, अल्मेडा था, जो 1505 से लेके 1509 तक भारत में पुर्तगाली शासक का नियंत्रण करता है और स्थापना भी करता है। लेकिन अल्बुकर्क क्या करता है, इसका कार्यकाल हो जाता है 1509 से लेके 15 तक। ये जैसे ही यहाँ का शासक बनता है तो ये क्या करता है, विवाहिक कार्यक्रम शुरू करता है और पुर्तगालियों की जो साम्राज्य थी उसको बढ़ाता है और एक तरह से मजबूती प्रदान करता है, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन संस्थापक पूछे तो अल्मेडा हो जाता है। अल्मेडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया। दुर्ग मतलब क्या होता है, किला होता है। कहाँ पे किया, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना किला कोचिन में बनाया। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। पूछ रहा है सूरत में, तो सूरत में किसने बनाया, सूरत में अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेजों को जब कोठी बनाने की अनुमति मिलती है तो 1608 ईस्वी में ये क्या करते हैं, सूरत में बनाने का काम लगाते हैं, पर क्या हो जाता है कि अंग्रेजों द्वारा विरोध करने पे ये काम बंद हो जाता है और ये आगे चल के 1613 में बन के तैयार होता है। अगर पूछे कि पहली कोठी तो सूरत हो जाएगा और पहली कोठी जो तैयार हुई थी वो मुसलीपट्टम में हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों द्वारा तैयार पहली कोठी कौन थी, तो मुसलीपट्टम, और पहला हो जाएगा तो सूरत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल सही। कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ये भी सही है, क्योंकि उस समय एक राष्ट्र का बात ही नहीं था तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना कहाँ से आती थी। ये क्या हो जाएंगे, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था। इसमें पूछा है कौन सा कारण नहीं था। भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, ये था। पुर्तगालियों के घटने के संसाधन, ये भी थे। अंग्रेजों की नाविक शक्ति, मुगल एवं अंग्रेजों के पारंपरिक संबंध, मुगल और अंग्रेज के बीच कोई उस समय पारंपरिक संबंध नहीं था, यानी क्या हो जाएगा इसका डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई। ये अंग्रेजों को मिला था, फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था, जिसे इसी घटना को क्या कहा जाता है, मेघना काटा कहा जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। लुई 14वां ही सबसे महान राजा या महान शासक कह सकते हैं। इसके समय में फ्रांस में सबसे अधिक राजशाही चली, सेना का विस्तार हुआ और लुई 16वां के समय क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और लुई 16वां को ही क्या किया गया था, बीच बाजार में यानी पूरी सभा के सामने फांसी दे दिया गया था लोगों के द्वारा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके द्वारा, तो लुई 14वां के शासन काल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक भारत में किसे माना जाता है, तो कोलबर्ट को। नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया। इसमें किसने भड़का दिया, देखते हैं। स्पेन का उत्तराधिकार नहीं, जब ऑस्ट्रिया में जब उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था तो एक फ्रांस की सेना और एक तरफ ब्रिटेन की सेना अपने अपने इच्छा अनुसार क्या करती थी, यहाँ राजकुमार बनाना चाहती थी, जिस कारण यहाँ पे क्या हुई, प्रथम कर्नाटक युद्ध छिड़ गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ, 1746 से लेके 48 तक, और इसकी संधि के तहत समाप्त हुआ, एला सापेल के संधि के तहत समाप्त हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध हो गया। और दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो 1749 से लेके 54 तक। और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक, 1700 ये हो जाएगा, सॉरी, प्रथम कर्नाटक 46 से 48, दूसरा हो जाता है 49 से 54 तक।
एक और कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसी कर्नाटक युद्ध को क्या कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वांडीवास के युद्ध 1760। 1760 में क्या होता है, वांडीवास का युद्ध होता है, और 1759 में कौन सा युद्ध होता है, वेदरा का युद्ध होता है। दोनों एक साथ याद रखिए ताकि ध्यान में रहेगा। 1760 में वांडीवास का युद्ध होगा और 1759 में वेदरा का युद्ध होगा। वांडीवास के युद्ध के साथ भारत से फ्रांस की शक्ति समाप्त हो जाएगी, और वेदरा युद्ध से क्या हो जाएगा, डच की शक्ति भारत से समाप्त हो जाएगी। यानी वेदरा युद्ध के बाद डच का प्रतिनिधित्व भारत से खत्म हो जाता है, और वांडीवास युद्ध से फ्रांसीसियों का शक्ति यहाँ से समाप्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था, अकबर का शासन चल रहा था। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भारत में आएगी तो अकबर के नाम का फरमान लेके आएगी, लेकिन अकबर की उस समय क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, और शासक कौन रहेगा, जहांगीर रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि अकबर का बेटा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। यूरोपियन व्यापार में एक नए युग का उद्घाटन करने हेतु वास्को डी गामा कलिकट पहुंचा था। कब पहुंचा था, तो मई 1498 में कलिकट पहुंचा। केरल के कलिकट बंदरगाह पे पहुंचा और भारत से क्या किया, यूरोपीय देशों के समुद्री मार्ग की खोज की। वहां पे केरल में कलिकट बंदरगाह पे राजा जमरीन ने इसका स्वागत किया था, और इसके रास्ते में इसकी मदद किसने किया था, तो अब्दुल मजीद नामक व्यापारी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की। क्या है, अदालत आला की स्थापना कहाँ की, तो लाहौर में। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ था, तो रणजीत सिंह को यह शाह शुजा से मिला हुआ था कोहिनूर हीरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। किसने किया था, तो हैदर अली के साथ, हैदर अली ने किया था। हैदर अली कौन था, तो मैसूर का शासक था, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जीत जाता है, और दूसरे युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका पुत्र टीपू सुल्तान क्या करता है, इस युद्ध को आगे बढ़ाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इलाहाबाद की संधि कब होता है, इलाहाबाद की संधि होता है 1765 में। कब होता है, 1765 में। मंगलोर की संधि होता है 1784 में। और सालाबाई की संधि हो जाता है 1782 में। सालाबाई की संधि कब होता है, 1782 में। मद्रास की संधि हो जाता है 1769 में, 1769 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में। मंगलोर की संधि 1782 में। सालाबाई की संधि मंगलोर की संधि 1784 में, और सालाबाई की संधि हो जाएगा 1782 में, और मद्रास की संधि 1769 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो हो जाएगा फैजाबाद। आगे देखते हैं 27। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था। इसको किया गया था साम्राज्य का वजीर, यानी प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित है, इसमें पूछा है इसमें कौन सुमिलित है, पूछ रहा है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, हैदर अली विजयी हुआ था। दूसरे में क्या हुआ था, ये हारा था और मर गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। पराजित नहीं हुआ तो ये क्या हो गया था, हैदर अली, इसमें जो पूछा है हैदर अली इसमें पराजित नहीं हुआ था, हैदर अली इसमें मारा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तीसरा में टीपू सुल्तान क्या होता है, हारता नहीं है। चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। ये आगे देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गए। ये क्या बिल्कुल सही है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। प्रथम में हैदर अली जीत जाता है। दूसरा युद्ध में क्या होता है कि हैदर अली मर जाता है, युद्ध बराबरी पर होता है, टीपू सुल्तान आके इसका नेतृत्व करता है। तीसरे में क्या होता है, तीसरा में टीपू सुल्तान युद्ध जीत जाता है, और चौथे में फिर क्या होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु किस हो जाती है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। किस युद्ध में होता है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। टोटल कितने युद्ध हुए हैं? 4 युद्ध होते हैं। पहला होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, कब से कब होता है? 1767 से। पहला होता है 1767 से 69 तक। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है कब से कब? 1780 से 84, 1780 से लेके 84 तक। तीसरा आंग्ल मैसूर कब से कब होता है? 1790 से लेके 92 तक। और चौथा आंग्ल युद्ध यानी 1799 में क्या होता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ये तीनों युद्ध जो होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर, ये किसी ना किसी संधि के तहत समाप्त होता है। इस संधि को याद करने के लिए एमएमएस तो सबको याद रहेगा। तो एम से हो जाएगा मद्रास की संधि, दूसरा हो जाएगा मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, और तीसरा हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन आएगा कि तीनों संधि किस किस तहत आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है? तो पहला हो जाता है मैंगलोर की संधि, दूसरा पहला हो जाता है मद्रास, दूसरा मैंगलोर, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रथम कर्नाटक युद्ध पूछ रहा है, तो कर्नाटक युद्ध एला सपेल मैंने याद किया था, ए पा पे। एला सपेल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा पांडिचेरी, और तीसरा पेरिस के संधि के तहत क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक बिल्कुल सही है। और अंग्रेज और मैसूर पहला हो गया था एस, यानी पहला हो गया मद्रास की संधि। ये तीनों के तीनों क्या है? सही है। द्वितीय अंग्रेज और मैसूर में किस संधि के तहत होगा? पहला मद्रास और दूसरा हो जाएगा मंगलोर की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस में होता है? तीसरे युद्ध में होता है, इसलिए क्या होगा? ये सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। किसको नहीं दिया गया था इसमें? तब फतेह हैदर को नहीं दिया गया था। क्या हो जाएगा? फतेह हैदर। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन संबंधित है। ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से है। जब टीपू सुल्तान मर जाता है तो अंग्रेज क्या कहते हैं? पूरब का साम्राज्य क्या अब हमारे पैरों में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ये किसने कहा था? तो ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो श्रीनगर क्या था? उसके राज्य में सम्मिलित था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राजा हो जाता है राजा दिलीप सिंह। क्या थे? ये सिख राज्य का अंतिम राजा थे। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो रणजीत सिंह का वित्त मंत्री हो जाते हैं दीनानाथ। निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद्र को जगत सेठ सिंह की उपाधि प्रदान की थी? ये किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नांकित में से कहाँ थी? कहाँ थी? तो ये मुर्शिदाबाद में थी। कालांतर में सबसे पहले बंगाल की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मुर्शिदाबाद में। बाद में चल के क्या होता है? कोलकाता बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक हो जाते हैं जॉब चॉर्नेक। क्या हो जाएंगे? जॉब चॉर्नेक। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया था? भू व्यवस्था को पुनर्गठित किसने किया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने। किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो यहाँ से इसका आंसर आप मिला सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पूछ रहा है आंग्ल वर्मा युद्ध कौन था? एम हॉस्ट थे। कौन थे? एम हॉस्ट। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पुणे की जो संधि हुई थी उस पर बाजीराव द्वितीय के द्वारा क्या किया गया था? हस्ताक्षर किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब को 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को मंजूर कर दिया था? किस बेस पे किया था? तो नाना साहेब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा हुआ है। तो आंग्ल मराठा युद्ध किससे जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड हेस्टिंग के साथ जुड़ा हुआ है। कब हुआ था? तो 1817 से लेके 50 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो, ये बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल और नेपाल, यानी जब अंग्रेज और नेपाल के बीच हो रहा था उस समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर के समय में लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं, एक तरफ राज्य है और दूसरे तरफ क्या है? इसके संस्थापक हैं। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? तो चिनकलीज खां, बिल्कुल सही। अवध का बुरहान उल मुल्क, ये भी सही है। और बंगाल का मुर्शिद कुली खां। और ये हो जाएगा रुहेलखंड का सआदत खान नहीं था, रुहेलखंड का नवाब अली मोहम्मद खान बहादुर रुहेल थे। कौन थे? नवाब अली, कौन थे? नवाब अली मोहम्मद बहादुर रुहेल। क्या नाम था इनका? बहादुर रुहेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। कालांतर में जो प्लासी का युद्ध हुआ है यह एक नाम मात्र का युद्ध था, क्योंकि पहले से ही ये युद्ध फिक्स था। जो भी इसके सिराजुद्दौला के साथ थे सब के सब क्या हुए थे? विश्वासघात करके जाके अंग्रेजों के साथ मिल चुके थे, इसलिए युद्ध सिर्फ नाम मात्र का हुआ था। क्वेश्चन में पूछा है कि विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन कौन थे। तो इसमें कौन कौन से इसके दो व्यक्ति हो जाएंगे? मीर जाफर और राय दुर्लभ। कौन कौन? मीर जाफर और राय दुर्लभ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? बक्सर की लड़ाई कब होता है? बक्सर की लड़ाई होता है 22 अक्टूबर 1764। अब वो जमाना गया कि एग्जाम में सिर्फ वर्ष पूछ रहा है, डेट भी पूछ रहा है, इसलिए डेट हम बार बार लिख रहे हैं। ये भी ध्यान रखें, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 सबको याद रहता है, लेकिन 22 अक्टूबर ये डेट याद रखना अब जरूरी हो गया है। तो कौन कौन थे? एक तरफ शाह आलम द्वितीय था, दूसरा सिराजुद्दौला और मीर कासिम। ये तीनों सेना संयुक्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर में आमने सामने हुई, लेकिन फिर भी ये तीनों की तीनों सेना हार गई और अंग्रेज विजयी हो गए। इस युद्ध ने ही अब तय कर दिया कि आने वाले समय में अंग्रेज क्या करेंगे? भारत में पूरी तरह से शासन करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की सेना का नेतृत्व मेजर मुनरो के द्वारा किया गया था। बक्सर युद्ध कब हो जाएगा? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764, ये डेट याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया। प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेजों को क्या हुआ था? बिन लड़े ही युद्ध में सफलता मिल गई थी, इसलिए उस युद्ध को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था? 3 बड़ी शक्ति को अंग्रेजों ने हरा दिया था, इसलिए यह तय हो गया कि अब अंग्रेज क्या करेंगे? भारत में सत्ता स्थापित करेंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764। और अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। किसने किया? हेक्टर मुनरो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? इसमें पूछा है सत्य नहीं है। 23 जून 1775 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को समाप्त हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757। और यहाँ दे रहा है 75, यही क्या है? गलत है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। ये युद्ध थे। ये किस युद्ध में? तो प्लासी युद्ध में 1757, और बक्सर का युद्ध 1764। निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो नवीन चंद्र सेन के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय मीर जाफर क्या था? बंगाल का नवाब था।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अनुदान 1765 में किसके साथ हुए संधि से प्राप्त हुआ था? तो ये शाह आलम द्वितीय के तहत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो इलाहाबाद की संधि कालांतर में 2 बार इलाहाबाद की संधि होती है, एक 12 अगस्त और उसके 4 दिन बाद 16 अगस्त। कब होता है? दोनों 1765 में होता है। ठीक है, 12 अगस्त और 16 अगस्त 2 इलाहाबाद की संधि होती है। कौन कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला और शाह आलम। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। किसके शासन काल में ब्लैक होल की घटना ही क्या थी? प्लासी युद्ध का तत्कालिक कारण था। किसी भी युद्ध छिड़ने का बहुत सारे कारण होते हैं, चाहे वो युद्ध घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो या देश में हो। किसी भी युद्ध होने के क्या होते हैं? बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक कारण क्या होता है? तत्कालिक कारण होता है। तो ब्लैक होल की घटना क्या थी? प्लासी की लड़ाई का तत्कालिक कारण था। क्वेश्चन पूछा है कि दुर्घटना कब घटित हुई? ये सिराजुद्दौला के समय घटी थी। कब घटा था? तो 23 जून 1757। 23 जून 1757। आगे देखते हैं 1763 ईस्वी के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। ये मेजर हेक्टर मुनरो था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? ये कहा गया था के.एम. पणिकर के द्वारा कहा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? तो ये था कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन करना। कंपनी क्या चाहती थी कि यहाँ का जो व्यापार था पूर्णतः क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जिम्मेदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? ये हो जाएगा सुल्तानाती कालीकाता एवं गोविंद नगर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? दोहरे मतलब क्या कहते हैं? दोहरी जो शासन प्रक्रिया थी, ठीक है, ये किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ये हेस्टिंग के द्वारा हटाया गया और लगाया गया था किसके द्वारा? क्लाई के द्वारा। और अभी आता है किसके? ये आएगा कि बंगाल में दोहरे शासन को लागू किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। और हटाया किसने? तो वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी से की थी? ये कौन किया था? तो अलवर्दी खान ने क्या कहा था? कहा था कि जो अंग्रेज हैं ये मधुमक्खी की तरह हैं, अगर इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये मध की तरह क्या करेंगे? मध देंगे, और इनको छेड़ दिया जाए तो ये मधुमक्खियों की तरह काटना शुरू कर देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था? तो हो जाएगा मीर मदान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये किए थे जी.बी. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? तो ये हैदराबाद का निजाम था जिसने सबसे पहले वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू कर दिया गया था? तो ये मांडवी, सूरत, कोलबा, जालोर, यानी इन सभी पे क्या किया गया था? लागू कर किया जा चुका था। विलय का सिद्धांत, यानी वही राज हड़प की नीति। विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। माने किसको पहले हड़पा गया? तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा? सतारा। एक ट्रिक होता है सजेश बहुजाना, स से हो जाएगा सतारा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? सतारा। और उसके बाद इसमें हो जाएगा बघाट, फिर हो जाएगा उदयपुर और तब हो जाएगा झांसी। यानी सबसे पहले हो जाएगा 1, 3, 4, 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारत में सर जॉन शोर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया है? तो ये गैर हस्तक्षेप की नीति के तहत दिखाया गया है। निम्न में सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया? तो जोधपुर के जो राजपूत राज्य थे इन्होंने क्या किया? सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया।
निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? कौन था उस समय? तो जेम्स आउट्रम। कौन थे? जेम्स आउट्रम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। वर्ष 1802 ईस्वी में पेशवा ने बसाई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किससे पराजित होने के बाद किया था? ये किसके द्वारा? तो इंदौर के होलकरों से पराजित होने के बाद कर लिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। एक तरफ स्थान है और दूसरे तरफ अंग्रेज द्वारा विलय का वर्ष है। तो संबलपुर को कब किया गया? 1849 में। संबलपुर को 1849 में और सतारा को 1848 में। अवध को हो जाएगा 1856 में और झांसी को हो जाएगा 1853 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो वेलेस्ली का तो सबसे पहले हुआ था सतारा। सतारा कब हुआ था? तो 1848 में। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? तो सबसे पहले कौन हुआ? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम अली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिपादक थे। ये कौन था? मुनरो था। कौन था? मुनरो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित कीजिए। जोनाथन डंकन क्या हो जाएंगे? बनारस का अस्थाई बंदोबस्त। इसका क्या हो जाएगा? यानी चौथा हो जाएगा। टॉमस मुनरो क्या हो जाएंगे? रैयतवाड़ी व्यवस्था। कर्नवालिस क्या हो जाएगा? कर्नवालिस हो जाएगा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। और हॉल्ट मैकेंजी क्या हो जाएंगे? हॉल्ट मैकेंजी मलवाड़ी बंदोबस्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अस्थाई भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा होता था। जमींदार का 1/11वां हिस्सा होता था, जबकि 1/10 हिस्सा क्या किया जाता था? अंग्रेजों को दे दिया जाता था। यानी 10/11 अंग्रेज को और 1 हिस्सा जमींदार अपने पास रखते थे। अस्थाई भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे? आरसी दत्त के विचार थे, उन्होंने इसका पूर्ण क्या किया था? समर्थन किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवक के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय अलग अलग किए गए? ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। आगे देखते हैं 81। वारेन हेस्टिंग द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था प्रवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? तो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की अक्षमता। आगे देखते हैं क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम पारित हुआ? यह क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट कब पारित होता है? तो 1871 में, यानी 1871 में। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो ये वारेन हेस्टिंग ने किया था। जो अधिक बोली लगाएगा उसको क्या, उसी को लगान लगाने के लिए वसूलने के लिए लगान वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है? ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? क्या है? हथकड़ी। ये हो जाएगा किसके द्वारा कहा गया था? तो सहचर के द्वारा। किसके द्वारा? सहचर के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचालित हुए उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो कृषि वाले क्षेत्र को बाजार से जोड़ने के लिए, ताकि कृषि जाके खेतों से जो कच्चा माल था आसानी से रेल के माध्यम से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और फिर बंदरगाह से बना हुआ माल वापस गांवों तक पहुंचाया जा सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय की सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान
धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? किसकी ओर से खींचा? इनकी एक बुक थी, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। यह कथन किसका है? ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? किसके बाद आरंभ हो जाता है? तो जब अंग्रेजों को क्या होता है, दीवानी प्रदान कर दी जाती है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से धन इकट्ठा करते हैं और ज़्यादा धन होने के बाद इसको ब्रिटेन क्या करते हैं, भेजने लगते हैं। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? ये हो जाएंगे भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक, इसे दादा भाई नौरोजी ने भी एक पुस्तक लिखी थी, धन निष्कासन का सिद्धांत, और एक रमेश चंद्र दत्त द्वारा भी लिखा गया था। व्हिटले कमीशन का संबंध, ये व्हिटले कमीशन का संबंध किससे था? तो ये श्रम से था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? ये बाल मजदूर से क्या था? संबंधित था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन को विशेष ध्यान दिया जाता है। भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, बिल्कुल सही। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही, ये भी सही है। ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? ये हो जाएगा बनारस, पूना और नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? सबसे प्रमुख साधन हो जाएगा इसमें अफीम राजस्व, आबकारी हो जाएगा भू राजस्व। क्या हो जाएगा? भू राजस्व। आगे देखते हैं 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? ये हो जाएगा कपास का। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 के द्वारा वयस्क पुरुष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन कार्य कितने घंटे निर्धारित किए गए? ये किया गया था 12 घंटे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये किसके द्वारा? ये हो जाएंगे मजमूदार। क्या हो जाएंगे? आरसी मजमूदार के ये क्या थे? कथन थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉर्मस्टॉम थे। कौन थे? पॉर्मस्टॉम। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता हमारे हो जाएंगे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह छिड़ता है उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा? यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। ये स्टैनले वालपोर्ट का क्या है? कथन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। इस वीडियो में हम 113 तक देखेंगे, उसके बाद फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन 100 तक फिर पूरा करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? इन्हें किसको मार दिया था? ह्यूजसन। किसको? ह्यूजसन को क्या किया? गोली मारा था। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो कमांडर इन चीफ तात्या टोपे जी थे। निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? किसके ऊपर था? तो फैजाबाद के मौलवी के ऊपर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108।
1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? किसका प्रचार? जिहाद का। किसने किया था? तो मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने। मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महकपरी की पदवी दी गई? महकपरी की पदवी किसे दिया गया? तो हजरत महल को। एक तरफ सूची 1 है और दूसरे तरफ सूची 2 को क्या करना है? मिलान करना है। झांसी से क्या हो जाएगा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन हो जाएंगे? बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन हो जाएंगे? अजीम उल्लाह। और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली से कौन था? तो खान बहादुर खान। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली था इनका वाराणसी और कर्मस्थली झांसी। झांसी में इनका क्या हुआ था? शादी हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई? तो भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना। जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तो अपना घोषणा आया, उसमें कहा गया कि भारतीय राज्यों की जो स्थिति है यथास्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी, ताकि भारत में एक शांति का माहौल स्थापित हो सके और अंग्रेजी सत्ता आसानी से शासन कर सके। इस प्रकार 113 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर 100+ क्वेश्चन लेके आएंगे। टोटल इस सेट में 500 क्वेश्चन है, ताकि 5 वीडियो में ये सारा सेट समाप्त हो जाए। आप पढ़ाई कहीं से करें, तैयारी कहीं से करें, लेकिन क्वेश्चन का रिवीजन और सेट प्रैक्टिस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज आधुनिक भारत का होता है। तो आधुनिक भारत का हम वैसे टोटल 500 क्वेश्चन कराएंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे एग्ज़ाम जो आने की संभावना है। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।